पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। आपको पता होगा आज हमें किसको पढ़ना है, आज हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोटिक फैक्टर्स के साथ में कुछ रिलेशंस है वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इनको जैविक कारक। हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसको जैविक कारक कहेंगे। हम बायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे, जैविक कारक पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, जिसमें सबसे पहला बायोटिक फैक्टर आपने लिखा था प्रोड्यूसर, लिखा था सभी ने। पहला आपने कौन सा लिखा था, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को आप क्या कहते हैं हिंदी में, उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर को आप हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था, कंज्यूमर्स लिखा था। क्या लिखा था, कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स को हिंदी में हमने क्या बोला था, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स को हिंदी में क्या कहा था, उपभोक्ता कहा गया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने क्या लिखा था, डीकंपोजर। क्या लिखा था, डीकंपोजर। और डीकंपोजर को आप क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। डीकंपोजर को आप क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल रागिनी जी, आपने सही लिखा है। देखो, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, हमारा जो पूरा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसमें बायोटिक फैक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जैविक कारक पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को आप क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है, कंज्यूमर्स भी याद रखने हैं, उपभोक्ता भी आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, डीकंपोजर, जिसे हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। डीकंपोजर को आप क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की, कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी पे आश्रित नहीं होते, किसी पे डिपेंड नहीं होते अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद से प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी जीवों को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। बिल्कुल सही है राहुल जी आपका। प्रोड्यूसर में अगर हम बात करें तो सभी क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे हरे पादप होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे पादप या फिर लगभग जितने भी हरे पादप, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की सहायता से ये प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना पोषण खुद बनाते हैं। खुद के साथ साथ अन्य जीवों को भी ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आज हम जिंदा हैं तो हम न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम पादपों से पोषण ले रहे हैं, पादपों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। यानी पादप खुद भोजन बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अदर जो भी जीव है उनको भी क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है। तो उत्पादक क्या हो गए, ऑल वे सभी जीव, वे सभी लिविंग जीव जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, हरे पादप हैं, वो सारे किस में आएंगे, प्रोड्यूसर में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हमने किसकी बात की थी, कि कुछ एल्गीज, हमारे जो एल्गी होते हैं, एल्गी में मैंने पढ़ाया था आपको सेवालों के अंदर, जो सेवाल होते हैं, इन सेवाल में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और सेवाल भी क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, यानी दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, ऐसे जीवाणु भी होते हैं, जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो प्रोड्यूसर का मतलब इतना समझ में आया कि जो प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और किसको प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट को। किसको करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे हमारे जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होगी, क्लोरोफिल की हेल्प से होगी। और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। वो तो उसको यूज करेंगे जैसे करेंगे हम, और क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्गीज। ये जो एल्गी होते हैं, सेवाल होते हैं, ये सेवाल भी क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बना सकते हैं। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है,
ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसकी हेल्प से भी क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं। परवीन सिंह जी हो जाएगा, बिल्कुल काम चल रहा है, आपकी जो क्यूरी है उस पे काम चल रहा है, हो जाएगा। सुनील और परवीन सिंह राठौड़ जी दोनों की बात मैंने बता दी है और उस क्यूरी पे काम चल रहा है, सब सही हो जाएगा। चलो, तो ये सारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक हो गए। अब देखो इसके बाद दूसरे कौन से हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स का मतलब उपभोक्ता। अब उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के कौन से होते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर क्या कहा जाता है इनको, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या पढ़ते हैं हम, द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होंगे, सभी तृतीयक उपभोक्ता होंगे। सभी क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे। और तृतीयक उपभोक्ता को मैंने आपको बताया था कि टर्सरी कंज्यूमर्स को शीर्ष उपभोक्ता भी कहा जाता है। आप इनको क्या बोल सकते हैं, शीर्ष उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। तो कंज्यूमर्स कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और तीसरे नंबर पे तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शीर्ष उपभोक्ता भी इनको बोला जा सकता है। अब एक बात आपको पता है कि ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये जो उपभोक्ता होते हैं, इनका काम होता है उपभोग करना। काम क्या होता है, उपभोग करना यानी कि कंज्यूम करना। उपभोग करना यानी कि कंज्यूम करना। जो किसी दूसरे जीवों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। देखो, उपभोक्ता अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। और किन जीवों पे जीवित रहेंगे, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पे। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब देखो, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इस प्राथमिक उपभोक्ता की, इस प्राइमरी कंज्यूमर्स की। एक बात याद रखना कि सभी जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे ये सारे कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे, हर्बीवेरस होंगे। कैसे होंगे, हर्बीवेरस, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, शाकाहारी बोल सकते हैं। यानी ऐसे जीव या फिर ऐसे उपभोक्ता जो क्या खाते हैं, शाक खाते हैं। क्या खाते हैं, शाक। और शाक क्या होते हैं, आपको पता है, पादप। प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। प्लांट्स को आप क्या कहेंगे, हर्ब कहते हैं, शाक कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, जो सीधे किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे, या फिर सीधे किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सभी शाकाहारी जीव जो केवल किसको खाते हैं, शाक खाते हैं, पादपों को खाते हैं। और जो हर्बीवेरस एनिमल्स हैं या फिर जीव है, वो सारे किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप सही बोल रहे हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट, कीट पतंग, जैसे हमारे इंसेक्ट हो गए, कीट पतंग हो गए। इंसेक्ट यानी कि कीट पतंग, ये सारे ऐसे जीव हैं। जैसे खरगोश हो गया, रैबिट, जैसे क्या हो गया, रैबिट हो गया, खरगोश हो गया, गाय भैंस बकरी भेड़, और गाय भैंस बकरी भेड़, रैबिट, इंसेक्ट, कीट पतंग, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे जीव हैं जो किसको खाते हैं, सीधा पेड़ पौधों को खाते हैं, शाक को खाते हैं। सीधा किसको खाएंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे, शाक को खाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। याद रख लेना। हाँ, हिरण भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। आपके दिमाग में जो भी आता है कि जो सीधा प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हाथी है,
हाथी भी क्या होता है, शाकाहारी होता है। किसको खाता है, प्लांट्स को खाता है। तो हाथी भी किस में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आएगा। हाथी कभी मांस नहीं खाता तो मांसाहारी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाथी किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है भाई। दिमाग में जितने भी ऐसे जीव है, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, गाय, बकरी, भेड़, रेबिट, इंसेक्ट, ठीक है। मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो सीधा किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी को खाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। अगर मैं द्वितीयक उपभोक्ता की बात करूं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, तो हम सबको पता है कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको खाते हैं, शाकाहारियों को, ठीक है। किसको खाते हैं, शाकाहारी को खाते हैं। किसको खाते हैं, शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये द्वितीयक कंज्यूमर्स कैसे होंगे, इनको आप क्या कहेंगे, मांसाहारी कह सकते हैं। आप इनको क्या कहेंगे, मांसाहारी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि द्वितीयक जो कंज्यूमर्स है, दूसरे जो उपभोक्ता है, वो किस पे डिपेंड रहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पे, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, इसका मतलब वो क्या खा रहे, मांस खा रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, मांसाहारी हो गए। कैसे हो गए, मांसाहारी हो गए। तो याद रख लेना कि जितने भी जो, जैसे मान लो कि कीट पतंग है, कीट पतंग किसको खा रहा है, पादपों को खा रहा है। कीट पतंग को कौन खा गया, मेंढक खा गया। बिल्कुल राहुल जी आप सही बोल रहे हो, मेंढक खा गया। मेंढक क्या है, यहाँ पे एक द्वितीयक उपभोक्ता है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जो किसको खाते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं। किसको खाते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं, सभी मांसाहारी जीव जो किसको खा सकते हैं, शाकाहारियों को खा सकते हैं, अपने भोजन के लिए शाकाहारियों पे डिपेंड होते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड होते हैं। ये सारे क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। अब देखो तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है, शीर्ष उपभोक्ता आता है। तृतीयक उपभोक्ता में क्या आएगा, शीर्ष उपभोक्ता आएगा। और शीर्ष उपभोक्ता के अंदर कौन से जीव आएंगे, शीर्ष मांसाहारी जीव आएंगे। कौन से जीव आएंगे, शीर्ष मांसाहारी। कौन से जीव आते हैं, शीर्ष मांसाहारी जीव आते हैं। शीर्ष मांसाहारी का मतलब लास्ट के अंदर, जैसे जो शेर है, शेर है, जैसे मान लो कि शेर सबके लास्ट में खाता है, ठीक है। जैसे गिद्ध हो गया, जैसे शेर हो गया, जैसे बाज हो गया, सुना होगा आपने शीर्ष उपभोक्ता का नाम। जैसे शेर हो गया, जैसे गिद्ध हो गया, जैसे बाज हो गया, ये सारे के सारे किसको खाते हैं, मांसाहारियों को खाते हैं। देखो जो शाकाहारियों को खाएगा वो क्या होगा, मांसाहारी। जो मांसाहारियों को खाएगा वो क्या होगा, शीर्ष मांसाहारी। ध्यान से सुन लो, जो शाकाहारियों को खाएगा वो मांसाहारी, आप उसको क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो मांसाहारियों को खाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। उसे आप क्या बोल देंगे, शीर्ष मांसाहारी। जैसे आपने देखा होगा जो बाज है, बाज किसको खा जाता है, सांप को खा सकता है। बाज किसको खा सकता है, सांप को खा सकता है। तो ये सांप क्या है, खुद एक मांसाहारी। सांप शाकाहारी थोड़ी था, सांप क्या था, मांसाहारी था। जैसे सांप ने किसको खाया, मेंढक को खाया, ठीक है। या फिर किसको खाया, जैसे चूहे को खाया। तो सांप खुद क्या था, मांसाहारी। और सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। तो बाज क्या हो गया, यहाँ पे शीर्ष मांसाहारी हो गया। तो जो शाकाहारियों को खाते हैं वो मांसाहारी, वो क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारियों को खा लेते हैं उसे आप क्या कहते हैं, शीर्ष मांसाहारी। वो किस में आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में। जैसे शेर हो गया, जैसे आपका गिद्ध हो गया, जैसे बाज हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता या फिर शीर्ष मांसाहारी के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से बायोटिक फैक्टर्स में हम प्रोड्यूसर और किसको पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर्स को पढ़ लेते हैं। सुनील जी मैम अजैविक घटक कौन से होते बताओ प्लीज, मैंने कल की क्लास में पढ़ा लिया है, कल का वीडियो देख लेना। सुनील कुमार जी कल की क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, प्लीज कल का वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी मैं एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ाऊंगी तो पूरा पीरियड मेरा उसी में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो बायोटिक फैक्टर बच जाता है वो क्या बच जाता है, डीकंपोजर। और डीकंपोजर को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। भूपेश जी क्रैब साइकिल पढ़ाएंगे तब ना, ये चैप्टर तो होने दो, बीच में थोड़ी मैं क्रैब साइकिल पढ़ा दूं। ह्यूमन सर्वारी में आते हैं,
मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे सर्वहारी में आते हैं। सर्वहारी, हम मांस और शाक दोनों खा सकते हैं, तो मनुष्य किस में आता है? सर्वहारी में आता है। सर्वहारी का मतलब समझ गए, जो सब खा सकता है, जो मांस भी खा सकता है, जो शाक भी खा सकता है, उसमें क्या आते हैं? सर्वहारी आते हैं। जैसे कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, या फिर मनुष्य आ गया, ये सारे क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, देखो डीकंपोजर अपघटक कौन से होते हैं? कल मैंने बता दिया था कि अगर जीवों की मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लो शेर क्या था? शीर्ष उपभोक्ता था, अब शेर की क्या होगी? मृत्यु होगी। अब शेर को कोई खाने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो शेर पे क्या होंगे? छोटे छोटे इंसेक्ट या फिर छोटे छोटे जीव, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, या फिर कवक हो गया, ये काम करना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव काम करना शुरू कर देंगे और वो उसको क्या कर देंगे? हटा दे, मतलब उसको अपघटित कर देंगे, डीकंपोज कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाएगी, बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी। शेर की जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल क्या बन जाएगी? मिट्टी बन जाएगी। यानी उसको डीकंपोज कर दिया, उसको अपघटित कर दिया। किसने? डीकंपोजर्स ने, अपघटक ने। तो अपघटक में क्या आते हैं? सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सभी क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव। जैसे मोस्टली अपघटक का काम कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। और जीवाणु के साथ में कुछ क्या आते हैं? कवक भी आते हैं, जो मृत जीवों से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जो मृत जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इतनी बात क्लियर है? प्राथमिक पलवक, ये पादप पलवक, आनंद जी, पादप पलवक होते हैं जलीय जीवों में, पादप पलवक जिनको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई, डीकंपोज्ड, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, मैं सारे बोल तो रही हूं साथ साथ। अच्छा, आपको क्लास का मॉनिटर बना दे? हाँ, तुम तो हो ही पहले से ही हो, बिना बनाए ही हो। चलो एक बार रिवाइज करते हैं इनको जल्दी से। रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से, ध्यान से सुनो। हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। बायोटिक फैक्टर्स कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, डीकंपोजर, अपघटक। हमने क्या कहा? प्रोड्यूसर कौन से होंगे? जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसे आप प्रोड्यूसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एल्गी, सेवाल, सेवाल में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ बैक्टीरियाज में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर कौन से होंगे? जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होंगे। जो किस पे डिपेंड होंगे? उत्पादक पे डिपेंड होंगे। ठीक है मैम, मैं इंसेक्ट कब से बोल रहा हूं, सुना ही नहीं। राहुल जी, देखा नहीं होगा। सुनती तो कैसे? तुम बोलते तो मैं सुन ही लेती, लेकिन तुम टाइप कर रहे हो तो हो सकता है मैंने देखा नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता 3 प्रकार के होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? हर्बीवेरस होते हैं। क्या होंगे? हर्बीवेरस, जो किसको खाते हैं? साग खाते हैं, हर्ब खाते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, रैबिट, इंसेक्ट, कीट पतंगे, सारे किसको खाते हैं? साग को खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो मांसाहारी होते हैं। जो किसको खाते हैं? कार्निवर्स। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको राहुल जी? कार्निवर्स बोलेंगे। मांसाहारी को क्या बोल देंगे? कार्निवर्स। जो शाकाहारियों को खाएंगे उनको आप क्या कहेंगे? मांसाहारी। यानी जो हर्बीवेरस को खाते हैं वो क्या हो गए? कार्निवर्स हो गए। तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी उपभोक्ता क्या होंगे? जो मांसाहारियों को खाते हैं उसको आप क्या बोल देंगे? शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शीर्ष उपभोक्ता कहा जाएगा। तो ये क्या हो गए? टर्सरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर डीकंपोजर क्या हो गए? जो डेड बॉडीज है, जो मृत पदार्थ है, उनको क्या करते हैं? डीकंपोज करते हैं, अपघटित करते हैं। हाँ बिल्कुल राहुल जी, प्रोड्यूसर में अमरबेल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्योंकि अमरबेल किसमें आती है? परजीविता का एक उदाहरण है। पादप परजीविता का उदाहरण होती है क्या? अमरबेल। क्योंकि अमरबेल है वो हरे पादपों पे
चलती है और हरे पादपों से क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है, खुद वो अपना भोजन नहीं बना सकती। वो मैंने अच्छे से बता रखा है, रिंजका पे, झाड़ियों पे सबसे ज्यादा देखी जाती है, येलो कलर की होती है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर होगी कि बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे डिवाइड किया गया है। ये बात सबकी क्लियर है? क्लियर है सभी की? बायोटिक फैक्टर्स का क्लियर है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब देखो अब देखो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा क्लास के बीच में ही, टेस्ट भी है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूं बोर्ड के, जहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इकोलॉजी पारिस्थितिकी में अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे संबंध होते हैं, ऐसे रिलेशंस होते हैं जहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सबने नाम सुना होगा, एक टेबल बना लेना एक तरफ, जैसे आप सबने नाम सुना होगा सहजीविता का, सहजीविता, सिम्बायोसिस, सहजीविता, और सहजीविता को आप क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। सबने नाम सुना होगा सहजीविता का, सिम्बायोसिस का, कि सिम्बायोसिस क्या होता है, सहजीविता क्या होता है। इससे अच्छा सवाल पूछा जाता है कि सहजीविता में किस जीव को लाभ होता है, किसको हानि होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो मेरे पढ़ाने से पहले बता भी दिया है एग्जाम्पल तो राहुल जी ने, अच्छी बात है। अरे बता तो दिया, सहजीविता को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और पढ़ने वाली स्टूडेंट हो यार, तुम तो टर्म खुद भी पता कर सकते हो, इतना तो, इतनी टर्म तो हम पता कर सकते हैं ना। सहजीविता क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सहजीविता का मतलब साथ साथ रहना या फिर साथ साथ अपना जीवन यापन करना, साथ साथ जीवन यापन करना, जीवन यापन करना। अगर कोई दो बंदे साथ रह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार इसको छोड़ो, हम अपने पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई दो बंदे एक साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ चल ही नहीं सकती, भाई उनकी लाइफ एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी के कारण एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे। लेकिन उनमें से कभी भी एक बंदा ये नहीं चाहता कि मेरा तो लाभ हो और दूसरे की क्या हो, हानि हो, कभी नहीं चाहता ये। अगर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते या फिर लिविंग नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते, तो एक बंदा कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा तो प्रॉफिट हो और दूसरे का क्या हो, लाभ हो, मेरा प्रॉफिट हो और दूसरे का क्या हो, लाभ हो, ऐसा कभी नहीं चलता। ठीक है, और पादपों की बात करें तो देखो पादपों का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो लाइकेन होता है। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का संबंध होता है। कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो सहजीविता में क्या होता है कि दोनों को, जो दो सदस्य होते हैं, दोनों को क्या होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, दोनों को लाभ होता है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है आपसे कि सहजीविता सिम्बायोसिस के अंदर, पहला सवाल पूछा जाता है सहजीविता सिम्बायोसिस के अंदर जो दो मेंबर होते हैं, उन दो मेंबर में सवाल पूछा जाएगा कि एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी, एक को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ ना हानि। तो नाम देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सहजीविता यानी साथ साथ रहेंगे तो दोनों को क्या होगा, लाभ होगा, और अगर हानि भी होगी तो दोनों को ही होगी। लेकिन सहजीविता के अंदर दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सहजीविता का, और ये बार बार पूछा भी जाता है कि सहजीविता का उदाहरण, तो आपको उदाहरण लिख लेना है लाइकेन। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, लाइकेन होता है। हाँ, राइजोबियम भी,
राइजोइड्स में पाए जाते हैं, जो हमारे दाल वगैरह पादप है उनके अंदर रिलेशन बनाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको याद रखना है लाइकेन का, और लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल प्लस कवक। यानी आप क्या लिख सकते हैं? एल्गी प्लस फंगाई। आप क्या लिख सकते हैं? एल्गी प्लस फंगाई का जो रिलेशन है वो कैसा होता है? सिम्बायोसिस होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो सहजीवी संबंध के कारण ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लिविंग रहेंगे। कारण क्या है? मैंने आपको पीछे बता रखा है कि ये जो शैवाल है, ये शैवाल क्या करता है? खुद न्यूट्रिशन बना सकता है। तो खुद न्यूट्रिशन बनाएगा तो कवक कभी अपना भोजन नहीं बना सकता, कवक भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है। तो शैवाल क्या करेगा? कवक को भोजन दे देगा, ठीक है, कवक का काम हो गया। और कवक क्या करेगा? शैवाल को रहने के लिए जगह दे देगा, ठीक है, सेफ्टी रखेगा और इसको रहने के लिए क्या देगा? जगह देगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। अगर शैवाल कवक के साथ नहीं रहेगा तो कवक को क्या करना पड़ेगा? फिर किसी दूसरे प्लांट पे क्या रहना पड़ेगा? डिपेंड रहेगा, ठीक है। हाँ, क्लाउन फिश भी होता है इसका एग्जांपल, क्लाउन फिश भी होता है। और जो आप बोल रहे हो लेग्यूम पादपों के अंदर जो राइजोबियम होता है वो भी कैसा संबंध दिखाता है? सहजीवी संबंध दिखाता है। ये एग्जांपल भी लिख लेंगे। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ राइजोबियम का सहजीवी संबंध। देखो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसके अंदर? लेग्यूम पादपों में। और लेग्यूम पादपों में सभी क्या आती है? दालें आती है। चना हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, मसूर की दाल होगी, जितने भी हमारे दालें आती है वो दालें किसके अंदर आएगी? लेग्यूम पादपों में आएगी। और लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ राइजोबियम क्या दिखाता है? सहजीवी संबंध दिखाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। हाँ, सुखराम चौधरी जी आपने सही बोला है, क्लाउन फिश, बिल्कुल सही बोला है। हाँ, नाइट्रो को नाइट्रेट में बदलता है, बिल्कुल राहुल जी सही है, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो ये क्या हो गया? सिम्बायोसिस हो गया, सहजीविता हो गया, जिसके अंदर दोनों जीवों को क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। इकोलाई, सही बात है, इस्चुरेचिया कोलाई बोलते हैं इसको, इस्चुरेचिया कोलाई बोलते हैं। क्या नाम आपका? अजय मिल्क जी। इस्चुरेचिया कोलाई, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको पीछे उसमें जूलॉजी में पढ़ा रखा है। अब बार बार मैं थोड़ी बताऊंगी, जूलॉजी में पढ़ा रखा है मैंने। वो तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख सकते हो। ठीक है, चलो ये क्या हो गया? सहजीविता हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा जो टर्म है वो सेम ऐसी है, सहजीविता की जगह सहभोजिता। थोड़ा हमें सेम सेम लगता है और हम क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं, ठीक है, हम क्या कर जाएंगे? गलती कर जाएंगे। तो दूसरी जो टर्म आती है यहाँ पे वो क्या आती है? सहभोजिता। दूसरी टर्म क्या आती है? सहभोजिता आती है। सबने नाम सुना होगा। अब हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं सहजीविता में और सहभोजिता के अंदर, ठीक है, सहजीविता में और सहभोजिता के अंदर हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज क्लास को शेयर करो। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। संजय जी, नाराज मैं किसी से नहीं हूं, आप क्लास को शेयर करो बस। इसके बाद आज मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक या फिर बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखवाऊंगी। हो सकता है आपने सुने भी नहीं होंगे, हो सकता है आपने सुने भी नहीं होंगे, उनसे सवाल जरूर देखे होंगे आपने। तुलसीराम जी, पुष्पराम, क्या नाम है आपका? मेघवाल जी, मेघवाल जी बोल देती हूँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो प्लीज, ओके। कुलदीप राजक जी, इतनी बड़ी झूठ है? पढ़ाएंगे 10% का नियम, दक्षांश का नियम बोलते हैं, ये भी पढ़ाएंगे।
अब देखो हम किसकी बात करेंगे, सहभोजिता की बात करेंगे। देखो सहभोजिता क्या है, सहभोजिता आप किसे कहेंगे, आपको कंफ्यूज करवाती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। सहभोजिता के अंदर दो जीव हैं, जैसे एक ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बी हो गया। ये दो जीव हैं सहभोजिता के अंदर, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, तो अभी कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सहजीविता में क्या है कि ये दो जीव है, एक ए है, एक कौन सा है, बी है। देखो इनमें से एक को, जैसे मैंने ए को लिख दिया, एक को तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब एक को तो क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन दूसरे को, दूसरा कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक को प्रॉफिट होगा लेकिन दूसरे को ना तो प्रॉफिट होगा, यानी ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। और ना ही हानि होगी, ना तो इसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको क्या होगी, हानि होगी। बिल्कुल पटवार में आप ले सकते हैं, क्लास पटवार वाले बच्चे। देखो दो मेंबर है, दो जीव है, सहभोजिता हम समझ रहे हैं, दो जीव है, ठीक है। दो जीवों में से पहला जीव ऐसा है जिसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रही, मतलब दूसरा जीव कैसा है भाई, उदासीन है, न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल की, तो मैंने आपको एक पिछली 3-4 क्लासों से पहले ही पढ़ाया होगा, आर्किड पढ़ाया होगा, आर्किड पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। और आर्किड के अंदर आप क्या लिखते हैं, या फिर आप आर्किड के अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारी बेल वगैरह होती है, ठीक है। जैसे हमारी बेल वगैरह होती है, जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर इस तरीके से कोई बेल है, वो चढ़ रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो इस प्लांट को, ये जो प्लांट है, इस प्लांट को ये बी वाला सदस्य है, कौन सा सदस्य है, बी वाला सदस्य, ना तो इसको प्रॉफिट है और ना ही इसको क्या है, हानि है। लेकिन ये जो बेल इसके ऊपर चढ़ रही है या फिर जो आर्किड है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ऊपर जाके लाइट लेगा, प्रकाश लेगा, और प्रकाश लेके क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो इसको तो एक तो चढ़ने के लिए क्या मिल गई, जगह मिल गई, और ऊपर से ये क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो इसको यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसको यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो दूसरा, जिस प्लांट के ऊपर चढ़ रही है, उस प्लांट को क्या प्रॉफिट होता है, नहीं होता। क्या उसको कोई हानि होती है, नहीं होती। भाई घर पे देखा होगा ना कि कुछ हमारे जो बेल वगैरह होती है, जो पादप के सहारे ऊपर चढ़ती है, वृक्षों के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो उस वृक्ष को ना तो हानि होती है ना लाभ होता है। लेकिन उसके ऊपर जो बेल जो चढ़ रही है, जो आर्किड जो उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे अमर बेल नहीं आएगा, ठीक है, यहां अमर बेल नहीं आएगा राहुल जी। अमर बेल से तो पादपों को हानि होती है, जबकि यहां जो दूसरा सदस्य है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सहभोजिता एक ऐसा संबंध है पादपों का वातावरण के साथ जिसमें एक सदस्य को लाभ होगा लेकिन दूसरे सदस्य को ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। यानी दूसरा सदस्य कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप आर्किड दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, जैसे कुछ बेल वगैरह होती है जो प्लांट के सारे ऊपर की ओर चढ़ती है, उनको हम क्या कहते हैं, सभी कैसा रिलेशन दिखाएगी, सहभोजिता का रिलेशन दिखाएगी। मुझे ये बात बताओ, ये समझ में आई क्या आपको कि सहभोजिता क्या होती है? जल्दी से बताओ सहभोजिता क्या है। बस आपको दिमाग में ये याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखो, पेड़ उसके ऊपर बेल, सिंपल सी बात। पेड़ पर वजन बढ़ जाएगा कुलदीप जी, अरे ये उस पेड़ इतने वजन को ही नहीं सहन कर पाएगा क्या, कितना वजन है उसमें, वो उसके लिए हानि थोड़ी है, उसके लिए कोई हानि थोड़ी है वो। बस आपको इतना याद रखना है सहभोजिता के अंदर कि एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ ना हानि होगी, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। कुलदीप राजे उस पे वजन बढ़ जाएगा बट उसको कोई हानि नहीं होगी। आप चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, उस पेड़ को कोई हानि हो रही है क्या?
पप्पू जाट, अच्छा आज आप भी आ गए क्या? रिंकू क्या बोल रहे हैं, मैम आपकी आंखों में नींद आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही अभी तक। चलो अब कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको लिखवाती हूं जिससे बॉटनी में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं होता, या फिर हो सकता है कि हमें ऐसा मैटर ही नहीं मिलता कि पता चले कि ऐसे पॉइंट भी पूछे जाते हैं क्या। अब देखो इसका आगे वाला भाग हम कल की क्लास में करेंगे, इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी, साथ साथ लिखते भी जाना और उनको याद करते भी जाना, ठीक है। चलो इतनी बात जो आपको इकोलॉजी में मैंने पढ़ाई है वो सारी बातें आप याद कर लेना। अब कल इकोलॉजी पार्ट 3 होगा, उसमें इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, हम पारिस्थितिकी पूरी कर लेंगे। चलो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। आपको अगर आंसर आता है तो आप बता भी सकते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप बता भी सकते हैं मुझे। जल्दी शेयर करो, अब एक बार क्लास को शेयर करो, अब शेयर करो, अब क्लास को शेयर करो जल्दी से। पहला पॉइंट आप लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हेडिंग ऐसे ही लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हेडिंग लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी नए बच्चे हैं क्लास में रेगुलर जुड़ा करो, कुछ अच्छी बातें ही सीखने को मिलेगी। अच्छा शेयर किया है आपने, सभी क्लास को शेयर करो एक बार ताकि सभी को ये पॉइंट्स देखने को मिले। चलो सबसे पहले पहला पॉइंट, पादप जगत का जोकर। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि कौन से जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? कौन से जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? कितना टाइम है अभी? अभी टाइम है, आराम से हो जाएगा। इस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है, जल्दी बताओ। कृतिका गुजर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको आंसर लिखना है, जुगनू को नहीं बोलते राहुल जी, पादप जगत का जोकर बोलते हैं हम माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि इसकी शेप है वो कोई फिक्स नहीं होती, अलग अलग प्रकार के आकार ये बना सकता है। तो माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। लिख लो, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, समुद्री सीसू किसे कहा जाता है? समुद्री सीसू, कौन से पादपों को या फिर किसको समुद्री सीसू बोलेंगे हम? मैम आज क्लास दोनों लाइव एक साथ कैसे, ऐसे में हम कौन सी क्लास ले? सुनील जी क्लास तो दोनों ही लाइव, अब दो दो क्या तीन तीन चार चार भी चलती है लाइव। जो सब्जेक्ट आपकी वीक है, जिसके बलबूते आप सिलेक्शन पा सकते हो वो लो। समुद्री सीसू किसे कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, इतना क्यों कर रहे हो? सेवालों को, सेवालों को, जो सेवाल समुद्र में पाए जाते हैं, इन सेवालों को समुद्री सीसू कहा जाता है। नहीं राणा जी, और तो कोड़ा संग नहीं आएगा। समुद्री सीसू किसको कहा जाता है? सेवालों को। एल्गीज, सेवालों को क्या कहेंगे हम? समुद्री सीसू कहेंगे। कुलदीप राजक जी आप क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट लिखेंगे तीसरे नंबर पे, पादप जगत का सर्प किसे कहते हैं? पादप जगत का स्नेक, प्लांट किंगडम का स्नेक, यानी कि पादप जगत का सर्प या फिर स्नेक किसे कहा जाता है?
पादप जगत का स्नेक सर्प किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी। पादप जगत का सर्प स्नेक किसे कहा जाता है? तुम आंसर दो यार, कैसी बातें कर रहे हो, एक दूसरे का नाम बता रहे हो। ये आंसर थोड़ी है, ये आंसर थोड़ी है। नो नो, अमरबेल नहीं आएगा, अमरबेल नहीं आएगा। या मनोज जी ने सही आंसर दिया है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा या फिर टेरिडोफाइट जितने भी प्लांट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट को क्या कहा जाता है? पादप जगत का सर्प, स्नेक। पादप जगत का स्नेक किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। अच्छा बंटी यादव जी, आपको कहा जाता है? नेक्स्ट लिखेंगे, जंगल की आग किस पादप को कहते हैं? जंगल की आग, जंगल की आग किस पादप को कहते हैं? उस पादप का नाम आपको बताना है। जंगल की आग किस पादप को कहते हैं? प्लस, या फिर इसको आप डाक भी बोल सकते हैं, डाक। बिल्कुल लेखाराम जी, डाक या फिर प्लास। आपको आंसर लिखना है, इस तरीके से लिखा जाता है, डाक या फिर प्लास। जंगल की आग किस पादप को कहा जाता है? डाक या फिर प्लास, डाक या फिर प्लास। इसको क्या कहेंगे हम? जंगल की आग कहेंगे। नेक्स्ट 5वें नंबर पे, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? जीवित, या मनोज जी देखो, मैंने पीछे पढ़ा दिया है आपको। जब मैंने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ाया था तो वहां मैंने बार बार लिखवाया था, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। मनोज पांडे जी ठीक है आपका, परवीन जी का भी ठीक है। रोहित जी आप न्यू मेंबर हो, वेलकम। ठीक है, जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? साइकस को। और मैंने लिखवाया था ना, साइकस से क्या प्राप्त किए जाते हैं? साइकस के बहुत से यूज मैंने आपको पढ़ा दिए थे। साइकस से साबूदाना प्राप्त किया जाता है, साइकस कौन सा रिलेशन दिखाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है पिछली क्लासों के अंदर। तो आपका आंसर क्या आएगा? साइकस आएगा। जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाएगा? आंसर लिख लेंगे साइकस। नेक्स्ट लिखेंगे, सबसे लंबे गुणसूत्र 6 नंबर पे, सबसे लंबे गुणसूत्र, ये मैंने आपको लिखा दिया है एक बार, तो एक बार मैंने पढ़ा दिया है, याद है तो आप आंसर देंगे। सबसे लंबे गुणसूत्र किस पादप के होते हैं? किस पादप में पाए जाते हैं सबसे लंबे गुणसूत्र? सबसे लंबे गुणसूत्र, पादप का नाम बताना है। गिरीश कुमार जी क्या हुआ? आंसर दो। परवीन कुमार जी नो नो नो, ट्रिलियन के तो छोटे होते हैं लेखाराम जी, मैं बड़े पूछ रही हूं, मैं बड़े पूछ रही हूं, सबसे लंबे पूछ रही हूं मैं। ट्रिलियन के तो मैंने सबसे छोटे लिखवाए हैं, ट्रिलियन में तो सबसे छोटे पाए जाते हैं, सबसे बड़े किस में पाए जाते हैं? नहीं आता? चलो आंसर लिखेंगे ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं ओफियोग्लोसम के। ये क्या होता है? एक फर्न होता है, एक फर्न।
पढ़ाया था मैंने आपको ब्रायोफाइटा के अंदर, फर्न होता है ओफियोग्लोसम। आंसर आएगा ओफियोग्लोसम। सबसे छोटे किसके होते हैं? ट्रिलियन के, ये भी लिख लेना, पढ़ा दिया था मैंने। सबसे लंबे हैं और सबसे छोटे गुणसूत्र पूछेगा तो आपको सबसे छोटे का आंसर लिखना है ट्रिलियन। ट्रिलियन पीछे पढ़ा दिया है। सबसे छोटे किसमें पाए जाते हैं? ट्रिलियन में पाए जाते हैं। सबसे छोटे किसमें पाए जाएंगे? ट्रिलियन में पाए जाएंगे। और सबसे लंबे गुणसूत्र किसके होते हैं? ओफियोग्लोसम फर्न के होते हैं। चलो ऊपर वाला एक बार रिवाइज कर लो, मेरे साथ साथ रिवाइज करो, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। समुद्री सीसू किसे कहते हैं? शैवाल को कहते हैं। ठीक है। पादप जगत का सर्प स्नेक किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट को कहते हैं। जंगल की आग किस पादप को? डाक या फिर प्लास को। जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है। सबसे लंबे गुणसूत्र किसके होते हैं? ओफियोग्लोसम के होते हैं। सबसे लंबे गुणसूत्र किसके होते हैं? ओफियोग्लोसम के होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे सबसे बड़े नर युग्मक। सबसे बड़े नर युग्मक मेल गैमेट। नर युग्मक किसको कहेंगे? मेल गैमेट को, यानी स्पर्म को बोल सकते हैं। सबसे बड़े नर युग्मक किस पादप के होंगे? और मैंने पढ़ा दिया है, मैंने ये बात आपको पढ़ा दी है पीछे की क्लासों में। सबसे बड़ा नर युग्मक, सबसे बड़े नर युग्मक किस पादप के होंगे? आंसर किसने दिया? रवि राजपूत जी ने आंसर दे दिया है। शिखा चौधरी ने भी दे दिया है। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नहीं देते, सीधा आंसर दिया करो। या सीमा सैनी जी बिल्कुल सही है। मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है ये बात, तुम लोग रिवाइज नहीं करते, इसका मतलब तुम लोग रिवाइज नहीं करते पीछे वाला, या फिर नोट्स नहीं बना रहे। मैंने आपको बार बार में बोल रखा है हैंड नोट्स बनाओ, हैंड नोट्स बनाओ, चीजें याद हो जाएगी। अरे एक दिन ऐसे आएगा कि पूरी जो बुक है साइंस की वो आपकी कॉपी में होगी, अगर आप नोट्स बनाओगे हर क्लास की। लगभग 50 से ऊपर क्लासें हो चुकी है आपकी, और 50 से ऊपर क्लास होने का मतलब लगभग 150 पेज। 50 से ऊपर क्लासें आपकी ऑलरेडी साइंस की हो चुकी है। सबसे बड़ा नर युग्मक किसका होगा? आंसर लिख सकते हैं साइकस का। आंसर लिखेंगे साइकस का। सबसे बड़ा नर युग्मक किसका होगा? साइकस का। नेक्स्ट लिखेंगे सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प किस पादप का होगा? सबसे छोटा पुष्प। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, फालतू मत समझना इनको। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेता है। या कृतिका गुजर जी बिल्कुल सही है। अच्छा कुलदीप राजक जी, आपकी 2 कॉपी भर गई। भरेगी तो अगर आप अच्छे से पूरे नोट्स बनाओगे तो। आरती राजपूत जी, आप न्यू स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का। आप आंसर लिख लेंगे वुल्फिया का। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया का। नेक्स्ट लिखेंगे सबसे बड़ी पत्ती, लीफ। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? सबसे बड़ी लीफ किसकी होती है? कौन से पादप की लीफ सबसे बड़ी होती है? रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का।
रैफ्लेशिया नामक पादप का सबसे बड़ा पुष्प होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? बनाना की? नहीं नहीं नहीं, विक्टोरिया रोजिया नामक प्लांट है। विक्टोरिया, ये सब सारे वैज्ञानिक नाम है, सारे वैज्ञानिक नाम है ये। विक्टोरिया रोजिया, विक्टोरिया रोजिया नामक पादप की सबसे बड़ी लीफ होती है, सबसे बड़ी पत्तियां होती है। देखो ये जो सबसे बड़ा पुष्प होता है ये 1 मीटर का होता है प्लस 8 किलो का होता है। ये जो रैफ्लेशिया का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है, सबसे बड़ा पुष्प जो रैफ्लेशिया का होगा वो 1 मीटर का होगा और 8 किलो का होगा, इसीलिए इसे सबसे बड़ा पुष्प कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, 8 किलो का होगा और 1 मीटर बड़ा होगा, 1 मीटर का और 8 किलो का होगा। एमडी आलम जी, मैं देखती हूं कमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल किसका होता है? सबसे बड़ा फल, नेक्स्ट सबसे बड़ा फल किसका होता है? पता है किसी को? सबसे बड़ा फल किसका होता है? लोडोशिया का। आप आंसर लिखेंगे लोडोशिया, सबसे बड़ा फल लोडोशिया, सबसे बड़ा फल लोडोशिया। और सबसे छोटा फल, सबसे छोटा फल वुल्फिया, सबसे छोटा फल किसका होगा? वुल्फिया का होगा। सबसे बड़ा फल लोडोशिया और सबसे छोटा फल, देखो सबसे छोटा पुष्प किसका था? वुल्फिया का था, लिखा है सबसे छोटा पुष्प किसमें बना? वुल्फिया में बना। तो सबसे छोटा फल, भाई अंडाशय तो क्या बनाता है? फल बनाता है, तो सबसे छोटा फल भी किसका होगा? वुल्फिया का होगा। तो सबसे छोटा फल आप लिख लेंगे किसका होगा? वुल्फिया का होगा। सबसे छोटा फल वुल्फिया का और सबसे बड़ा फल लोडोशिया का। मैम ये गोपी कौन है इतनी फेमस? ये रेगुलर स्टूडेंट है इसीलिए इतनी फेमस है, ये रेगुलर स्टूडेंट है इसीलिए इतनी फेमस है। मतलब जो स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, जैसे मेरे को कम से कम 20 स्टूडेंट के नाम याद होंगे। कृतिका जी है, सीमा जी है, एक मनीषा जी भी आती है और साथ के अंदर गोपी है और कुछ स्टूडेंट पूजा है, कुलदीप जी है, सुक्षा बिश्नोई है, प्रिंस है, मैं बता सकती हूँ नाम। मतलब उन स्टूडेंटों के नाम, राहुल जी है, मुझे याद हो गए क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट रेगुलर क्लास के अंदर आते हैं, जो शुरू से आ रहे हैं। बंटी, मोनू, ये सब रेगुलर क्लास में आ रहे हैं। संजय जी, लगभग जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं उनके नाम भी याद है और हमारे दिमाग में साइकोलॉजी भी, मतलब माइंड में सेट हो जाते हैं उनके नाम। अगर वो स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे तो ऑटोमेटिक निकल जाता है मुंह से। विक्रम सिंह, बिल्कुल आपको जानती हूँ लेकिन आप रेगुलर क्लास में नहीं आते, लेकिन आप रेगुलर क्लास में नहीं आते, ये मुझे पता है। चलो आज की ये कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें मैंने आपको बताई है। ऐसे डेली क्लास में ऐसे लिखा दूंगी, साथ साथ तो बॉटनी के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ में लिख लिए जाएंगे, आप साथ साथ लिखते जाना। अब 10-15 तो लिखे होंगे आज, 10-15 कल की क्लास में लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, सही बोल रहे हैं आप। अजय मिल्क जी, मैं तो कभी नहीं आता हूं। अच्छा, बाय परवीन जी, बाय जगदीश जी।
कृति शर्मा जी, थैंक यू, वेलकम।